नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की किताब का चैप्टर 8 पार्ट 2 दूसरी वीडियो है। इस दूसरी वीडियो में मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एनर्जी के बारे में पिछली वीडियो में बात की। यहाँ पे बात करेंगे हेल्थ के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेल्थ क्या है? हेल्थ है एब्सेंस ऑफ डिजीज। एब्सेंस ऑफ डिजीज के साथ साथ क्या है? हेल्थ इज ऑल्सो द एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। इट इज द यार्डस्टिक ऑफ वंस वेलबींग। एक पर्सन कितना अच्छा है, एक पर्सन किस हद तक अपने पोटेंशियल को मीट कर सकता है। हेल्थ एक हॉलिस्टिक प्रोसेस है जिससे ओवरऑल ग्रोथ और नेशन के डेवलपमेंट को देखा जाता है। 20वीं शताब्दी में एक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया ह्यूमन हेल्थ में। जिस हद तक ह्यूमन हेल्थ के पैरामीटर्स चेंज हुए हैं 20वीं शताब्दी में, शायद ही पहले कभी इतना देखने को मिले हैं अनमैच्ड हिस्ट्री में। जिस लेवल का मेडिकल साइंसेस ने टेक्नोलॉजिकल गेन किया है, जिस लेवल के इन्वेंशंस हुए हैं मेडिकल साइंस के फील्ड में, बड़ी बड़ी बीमारियों के आसान से इलाज ढूंढे गए हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ लड़ाई के लिए जंग अभी भी जारी है। तो बेसिकली इन सब चेंजेस के बावजूद और ये ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस के बावजूद भी एक देश का जो हेल्थ स्टेटस है इसको डिटरमिन कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, भले ही आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए, उसके बाद भी क्या वो जो स्टेप्स है उस बीमारी से लड़ने के लिए देश की सारी जनता के पास अवेलेबल है? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अलग अलग स्कॉलर्स एक देश के लोगों के हेल्थ पैरामीटर्स को अलग अलग इंडिकेटर से मेजर करता है। जैसे एक इंडिकेटर है इन्फेंट मोर्टेलिटी, कि भाई बच्चा जन्म लेने के 1 साल के अंदर कितने बच्चे मर रहे हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी, तो भैया माएँ कितनी मर रही हैं बच्चों को जन्म देने के बाद। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशन लेवल, इन सब फिगर्स के बारे में मैं अक्सर कर अपने द हिंदू एडिटोरियल और करंट अफेयर्स की वीडियोस में डिस्कस करता हूँ। वहाँ पे लाइव स्टैटिस्टिक्स में डेली की करंट अफेयर्स में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो स्कॉलर्स हैं वो इन फैक्टर्स को देखते हैं हेल्थ पैरामीटर्स को देखने के लिए। कम्युनिकेबल डिजीज को देखते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को देखते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे आसान एग्जाम्पल है कोविड-19। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बतेरे एग्जाम्पल हैं डायबिटीज, कैंसर, बहुत प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप बात करो हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की, तो अगर आप हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो, और वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से अगर लोगों के पास, आसानी से ना बोलिए तो कन्वीनियंट तरीके से, रीजनेबल तरीके से अगर लोगों के पास पहुंचता है, तो एक ऐसा देश बनता है जहां पे एक हेल्दी मैन पावर होगी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। रिसेंट टाइम्स में स्कॉलर इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि पीपल को हेल्थ केयर फैसिलिटीज का एंटाइटलमेंट मिलना चाहिए। कुछ हद तक ये एंटाइटलमेंट मिल भी रहा है। ओके, आगे, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द राइट टू हेल्दी लिविंग। एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि राइट टू हेल्दी लिविंग मीट होनी चाहिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो कौन कौन आता है उसमें? हॉस्पिटल्स आते हैं, अस्पताल, डॉक्टर्स, नर्सेस, जितने भी पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, बेड इक्विपमेंट और वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो एक देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब चीजें आती हैं। ओके, फिर अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि देश की मैक्सिमम आबादी हेल्दी होगी, क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपोलो हॉस्पिटल खुला हुआ है, फोर्टिस हॉस्पिटल खुला हुआ है, एक से एक हॉस्पिटल खुले हुए हैं, पर क्या सारे लोग वहां पे जाके इलाज करा सकते हैं? अपोलो हॉस्पिटल की कंसल्टेशन फीस डॉक्टर्स की 1500 रुपए, 2000 रुपए, 1200 रुपए, सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल नहीं, किसी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की आप बात कर लो। क्या एक डेली वेज लेबर जो कि पूरे दिन काम करके 400 450 रुपए दिन की दिहाड़ी लेता है, वो किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है? वो केवल प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाके 1 रुपए की पर्ची कटा के डॉक्टर से मिल सकता है। लंबी लाइनें लगती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर आप कहीं गए हो तो भाई एक देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के साथ साथ ये बात भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को एक्सेसिबल हो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, वीडियो को शेयर ना किया तो कर दीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप मेरी मदद कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट वाइज अपने वीडियोस को सेग्रीगेट कर रखा है। काम की वीडियोस आप वहाँ पे दे सकते हैं, जीएस सिलेबस, यूपीएससी प्लस एनसीईआरटी 6 सेटर्स, जो लोग भी 6ठी से 12वीं पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मैंने बना रखी है। यू कैन गो एंड वॉच इट देयर। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए, जो भी मैं करंट अफेयर्स की बनाता हूँ, और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए, चूंकि यूट्यूब हमेशा नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। फिर भाई
जब हमारा देश आज़ाद हुआ और बहुत इनिशियल स्टेजेस चल रहे थे प्लान डेवलपमेंट के, तब हमारे पॉलिसी मेकर्स ने सोचा कि किसी भी इंडिविजुअल के पास मेडिकल केयर की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो क्यूरेटिव मेडिकल केयर हो, चाहे वो प्रिवेंटिव मेडिकल केयर हो। प्रिवेंटिव मेडिकल केयर का मतलब क्या होता है कि आपको एक बीमारी लगने से बचा लेना। क्यूरेटिव मेडिकल केयर क्या होता है कि ये बीमारी लग गई आपको बचाना। तो अगर आपको डायबिटीज हो गई तो क्यूरेटिव मेडिकल केयर है, अगर आपको प्री डायबिटीज हुई है बिल्कुल इनिशियल लेवल पे तो प्रिवेंटिव मेडिकल केयर, ताकि आगे ना हो जाए। ठीक है ना, समझ गया भाई बात को। लेकिन बात यह है कि हमारी सरकार को ये इंश्योर करना था कि हर इंसान को ये मेडिकल केयर मिले, इन अगर उसके पास पैसे ना देने की काबिलियत हो तो भी। अभी ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्या हम इस विजन को अचीव कर पाए? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाए हैं। जिसके पास पैसा देने की अवेलेबिलिटी नहीं है वो भाई कहीं ना कहीं हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाता। बात करते हैं देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी है कि जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि मेडिकल एजुकेशन हो गया, फिर आपका एडल्ट्रेशन हो गया, फूडों में जो एडल्ट्रेशन किया जाता है, गलत चीजें मिला दी जाती हैं, एजुकेशन कर लीजिए, ड्रग्स एंड पॉइजनस की बात कर लीजिए, मेडिकल प्रोफेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेंटल डेफिशिएंसी, ल्यूनेसी, इन सब के रिस्पेक्ट में सरकार को लोगों की मदद करने के लिए रेगुलेशंस बनाने और सही समय पर लोगों तक मदद पहुंचानी है। इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए समय समय पे केंद्र सरकार प्लान बनाती है, राज्य की सरकारें भी प्लान बनाती है। केंद्र की सरकार ब्रॉड पॉलिसीज और प्लान बनाती है थ्रू सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में करंट रूलिंग गवर्नमेंट ने बहुत चेंजेस किए हैं। इन चेंजेस के बारे में अगर आप अक्वाइंटेड रहना चाहते हैं तो मेरे रेगुलर करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स के डिस्कशन को देखते रहा करिए। फिर जो सरकार है वो समय समय पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देती है राज्य की सरकारों को, यूनियन टेरिटरी सरकारों को और दूसरी बॉडीज को जो कि हेल्थ प्रोग्राम्स को पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर पिछले कई सालों की बात की जाए तो इंडिया ने एक बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग मैन पावर है। विलेज लेवल पे बहुत अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। अभी इनके कितने नंबर हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को ज्यादातर सरकार के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। इंडिया में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी बनाए गए हैं जो कि वॉलंटरी एजेंसी चलाती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी चलाते हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी चलाती है। जो हॉस्पिटल्स हैं वो किसके द्वारा मैन किए जाते हैं? तो प्रोफेशनल्स, जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, आपके पैरामेडिक प्रोफेशनल्स होते हैं, इनकी पढ़ाई हुई होती है मेडिकल फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेजेस से, नर्सेज भी होती हैं, हेल्थ वर्कर्स भी होते हैं। अब देखिए, हेल्थ सर्विसेज में अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद से हम हेल्थ सर्विसेज में काफी आगे आए हैं। वो अलग बात है कि बाकी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में हम थोड़ा पीछे हैं, बट फिर भी बिल्कुल पीछे नहीं है। 1951 से लेके 2018 के टाइम पीरियड को आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज 9,300 से, जो कि 1951 में थी, 53,800 में पहुंच चुकी है 2018 में। और हॉस्पिटल बेड्स कितने बढ़ गए हैं? तो 1.2 लाख से हॉस्पिटल बेड्स पहुंच गए हैं 7.1 लाख पे। नर्सिंग पर्सनल्स 18,000 नर्सेस थी, नर्सिंग पर्सनल थे 1951 में, 2018 तक 30 लाख हो चुके हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स 62,000 से 11.5 लाख हो चुके हैं। एलोपैथिक समझते हैं ना, कन्वेंशनल डॉक्टर्स। एक होते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स, एक होते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स, मतलब नॉर्मल तरीके से जो इलाज करते हैं, जो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, उसके डॉक्टर्स को ही आप एलोपैथिक डॉक्टर्स कहते हो। फिर आगे बात कीजिए, यहाँ पे बता रखा है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया 1951 टू 2017। हॉस्पिटल्स देखिए 1951 में 2,694 थे, 2017 में 25,700 से ज्यादा हो चुके हैं। बेड्स 1,70,000 से 7,13,000, ये भी हमने डिस्कस किया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे ही नहीं 1951 में, 1981 में 761, 2017 तक 5,624। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, ये स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर हैं। अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, एक दो की स्टैटिस्टिक याद कर लो, अच्छा रहेगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन के बहुत से फायदे हैं। हम लोग स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को, गिनी वॉर्म्स जैसी बीमारियों को, पोलियो और लेप्रोसी जैसी बीमारियों को एलिमिनेट कर चुके हैं। पोलियो के 1-2, लेप्रोसी के 1-2 केसेस वापस आ चुके हैं, ऑलमोस्ट पूरा ये एलिमिनेट हो चुका है। फिर प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में? देखिए, पब्लिक हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, पब्लिक हेल्थ सेक्टर बढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी हमारे देश की आबादी, और इतनी आबादी को सरकारी हॉस्पिटल नहीं संभाल सकते।
इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को किक इन करना पड़ा। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर क्यों नहीं सक्सेसफुल है उसके बारे में थोड़ा आगे में देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर तो भाई लीप्स एंड बाउंड से बड़ा है। एक स्टडी रिपोर्ट करती है कि मोर देन 70% ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया रन बाय प्राइवेट सेक्टर। 70% से ज्यादा हॉस्पिटल्स इंडिया में कौन चलाता है? प्राइवेट सेक्टर चलाता है। ये प्राइवेट सेक्टर 2/5 बेड्स 2/5 बेड्स यानी 40% बेड्स जो भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है वो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। 60% डिस्पेंसरीज चलाता है प्राइवेट सेक्टर। 80% आउट पेशेंट्स और 46% इन पेशेंट्स देखता है प्राइवेट सेक्टर। आउट पेशेंट का मतलब क्या होता है? आप हॉस्पिटल गए, आपने डॉक्टर को दिखाया, वापस चले गए, आप वहाँ एडमिट नहीं हुए तो आप हो गए आउट पेशेंट। आप पहुंचे, आपकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ने बोला एडमिट हो जाओ 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, तो ये क्या हो गया? इन पेशेंट हो गया। ठीक है, एक चीज आपको समझ में नहीं आई होगी, जब 70% हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर है तो बेड्स केवल 40% क्यों है? क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर में वही भर्ती हो सकता है जिसके पास सोर्सेस हैं, फंड्स हैं भर्ती होने के। सबके बस की बात नहीं है प्राइवेट सेक्टर में इलाज करा पाना। फिर आगे बात करें, रिसेंट टाइम में जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है मेडिकल एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल टेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक्स में, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में, प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज में। 2001-2 में 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेस, देयर आर मोर देन 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेस एम्प्लॉइंग 22 लाख लोग। ठीक है ना भाई, 2001-2 में 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइज हैं जिसमें से 22 लाख लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, जिसमें से 80% तो सिंगल पर्सन ओन है। तो छोटे छोटे क्लिनिक जहाँ पे केवल एक डॉक्टर बैठता है, मेडिकल स्टोर, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो छोटे छोटे मेडिकल एंटरप्राइजेस हैं उनको एक या एक से ज्यादा 2 या 3 लोग भी चलाते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि एक ही पर्सन मेन होता है, वो कुछ और वर्कर्स को हायर कर लेता है अपना काम चलाने के लिए। और स्कॉलर्स का ये बोलना है कि प्राइवेट सेक्टर मेडिकल फील्ड में, हेल्थ फील्ड में बहुत तेजी से बढ़ा है एंड इट हैज ग्रोन इंडिपेंडेंटली ऑन एनी रेगुलेशन। किसी भी प्रकार का मेजर रेगुलेशन नहीं हुआ है प्राइवेट सेक्टर में। कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स तो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स भी नहीं, इनको क्वैक्स बोला जाता है, क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं हो तो आप ना मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, बट तब भी वो करते हैं। 1990 से बात की जाए तो लिबरलाइजेशन मेजर्स आए। लिबरलाइजेशन मेजर्स के चलते कुछ नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो कि उससे पहले जिनको अलाउ नहीं था देश में हॉस्पिटल खोलना, उन्होंने देश में हॉस्पिटल खोले, देश में मेडिकल सर्विसेज खोली। कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए इंडिया में, अच्छी बात है। लेकिन ये हॉस्पिटल बनाए गए थे इंडिया के अमीरों के लिए और मेडिकल टूरिस्ट के लिए। आम आदमी के बस की बात नहीं थी इन हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करा पाना, क्योंकि ये हॉस्पिटल बनाए ही कॉमर्शियल पर्पज से गए थे। तो क्या ऐसे हॉस्पिटल्स बनाना सही है? देखिए, हॉस्पिटल्स इंडिया में बनाना किसी भी प्रकार से गलत नहीं बोला जा सकता है, लेकिन क्या यही सही है कि गरीब लोग इन प्रकार के हॉस्पिटल्स को एक्सेस न कर पाए? इस चीज के बारे में एक बहुत क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है, और वो क्रिटिकल एनालिसिस कुछ हद तक यहाँ पे होगी भी। कुछ और चीजें देख लेते हैं। हेल्थ सिस्टम इन इंडिया के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, हेल्थ केयर की बात करो, तो 3 टायर सिस्टम है: प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम, टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम क्या करता है? एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। मतलब जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो, जो कुछ भी हो सके एक इंडिविजुअल के लेवल पे प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना, आइडेंटिफाई करना, उसको कंट्रोल करना। फिर फूड सप्लाई को प्रमोट करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर और बेसिक सैनिटेशन को प्रमोट करना, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर को प्रमोट करना, मेजर इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन, कैसे? तो मिशन इंद्रधनुष को प्रमोट करना, इंजुरीज से अपने आप को बचाना, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रोविजन ऑफ एडिशनल ड्रग्स। ये आता है आपके प्राइमरी हेल्थ सिस्टम में। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ क्या है? देखिए, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ इज द फर्स्ट पर्सन, वो पहली पर्सन जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है रूरल इलाकों में। क्या होता है कि भाई देखिए, अब छोटे से गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी के छोटा हॉस्पिटल भी नहीं खोला जा सकता, तो एक छोटा सा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोला जाता है। एक बहुत बेसिक ट्रेनिंग देके एक हेल्थ केयर वर्कर को उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बैठाया जाता है। वो हेल्थ केयर वर्कर क्या करेगा? तो भाई कोई आया, उसने बोला मेरा पेट खराब है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो बेसिक दवाई देगा। तो बिल्कुल बेसिक प्रकार की चीजों को आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाकर दिखा सकते हो।
ठीक है। अब विलेजेस से थोड़ा आगे स्मॉल टाउन्स में चले जाइए, तो स्मॉल टाउन्स में आपको फिर भी हो सकता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर से बड़ा थोड़ा सेंटर मिल जाए। तो सबसे बेसिक लेवल पे होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ज्यादातर एक डॉक्टर होगा, हो सकता है एक कंपाउंडर बैठा हो, एक नर्स हो, और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ बेसिक मेडिसिन होती हैं, ताकि अगर इमरजेंसी हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रूरल इलाकों में ये एक्सपेक्ट किया जाएगा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से, कि भाई रूरल इलाकों में स्नेक बाइट के बहुत से केसेस होते हैं, तो आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जाओ तो वहाँ पे एंटी वीनस अवेलेबल हो, ताकि भाई स्नेक बाइट से उसे बचाया जा सके। तो इस प्रकार की चीजें जिनको रूरल लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, रूरल लोगों को, वो चीज वहाँ बिल्कुल अवेलेबल हो। प्लस अर्बन इलाकों से गाँव में लोग कम बीमार पड़ते हैं, गाँव में थोड़ा स्ट्रेस भी कम है, गाँव में हवा भी थोड़ी साफ है, तो गांव में लोग थोड़ा सा कम बीमार पड़ते हैं। लेकिन फिर भी जो बीमार पड़ रहे हैं उनके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, कुछ जगहों पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, सब सेंटर्स बनाए गए हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से थोड़ा बड़ा होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर। ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, ये छोटे छोटे टाउन्स में होते हैं या ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए होते हैं। अब मान लीजिए एक पेशेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसकी हालत का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उसको सेकेंडरी या टर्शियरी हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की यूटिलिटी बहुत लिमिटेड है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की यूटिलिटी बहुत लिमिटेड है, तो पूरे चांसेस है कि सेकेंडरी या टर्शियरी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है। तो भाई वो हॉस्पिटल जिनकी बेस्ट फैसिलिटीज है सर्जरी की, एक्सरे की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, ये वाला हॉस्पिटल आ जाता है सेकेंडरी हेल्थ केयर की कैटेगरी में। सेकेंडरी हेल्थ केयर वाला हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ केयर को भी दे सकता है, टर्शियरी हेल्थ केयर वाला हॉस्पिटल प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की हेल्थ केयर दे सकता है। लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर बड़ी बीमारियां नहीं दे सकता, वहां पे एक्सरे की मशीन नहीं है, सर्जरी नहीं कर सकता, ईसीजी की मशीन नहीं है, ठीक है भाई। फिर आप बात करो तो सेकेंडरी हेल्थ केयर वाले और टर्शरी वाले प्राइमरी हेल्थ की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, और सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मिलता है। ओके भाई, ये जो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर, यहाँ पे एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं, कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स को, जैसे कि लंग्स की प्रॉब्लम और बाकी प्रकार की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, कैंसर टाइप की प्रॉब्लम्स को, हार्ट डिजीजेस को। ओके, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम है वो टर्शरी, मतलब बिल्कुल बेसिक तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नहीं तो सेकेंडरी, नहीं तो टर्शरी। सेकेंडरी में थोड़ी बड़ी, बिल्कुल ही हाई लेवल पे आप चले गए तो आप पहुंच गए टर्शरी में। कैंसर जैसी बीमारियां, HIV जैसी बीमारियां आपकी टर्शरी में आती है। टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर की बात करी जाए तो इसमें प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स रिसर्च भी कंडक्ट करते हैं, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन भी देते हैं। तो एम्स, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ PGI, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बैंगलोर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता। यहाँ पे लोगों का इलाज भी होता है, यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई भी होती है, और यहाँ पे मेडिकल फील्ड की रिसर्च भी होती है। तो दूर से, बाहर से जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिसर्च करने या कोलैबोरेशन में पढ़ने आते हैं। जैसे होता है ना कि MBA करने जाओ लंदन बिजनेस स्कूल में तो 2 महीने के लिए हार्वर्ड भेज देंगे, उसी प्रकार से हो सकता है कि किंग्स कॉलेज, जो किंग्स मेडिकल कॉलेज है लंदन का, वहां से हो सकता है कुछ लोग एम्स न्यू दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आते हों। मेडिकल टूरिज्म की बात की जाए तो भैया इंडिया में मेडिकल टूरिज्म का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अक्सर कर हम लोग टीवी में, न्यूज़पेपर्स में देखते रहते हैं कि बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आ रहे हैं सर्जरीज के लिए, लाइफ ट्रांसप्लांट्स के लिए, डेंटल और कॉस्मेटिक केयर के लिए। तो भाई इंडिया में एडवांस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज में लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, और ये फॉरेनर्स के लिए चीप पड़ती हैं। ये फॉरेनर्स कभी कभी तो अमेरिका, यूरोप से भी आते हैं लोग इलाज कराने के लिए। ये अलग बात है कि हमारे टीवी स्टार से कुछ हो जाए तो वो बाहर जाते हैं। अब जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो कहीं पे भी जाके इलाज करवाए भाई। संजय दत्त जैसे लोगों के पास है पैसा, जो चीज़ यहाँ पे 1 लाख में होती है वहाँ 10 लाख में होगी, बट उनके पास पैसा है। लेकिन US, यूरोप में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा थोड़ा सा कम है, तो वो इंडिया में आके इलाज कराते हैं, जो कि पता है उनको कि इंडिया की हेल्थ केयर सर्विसेज दुनिया की हेल्थ केयर सर्विसेज के कंपैरिजन की है। ठीक है भाई, आप देखिए हमारे देश में जब भी हमारे किसी बड़े मिनिस्टर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो एम्स में इलाज करवाते हैं, जो कि एम्स में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड आप कह सकते हो फैसिलिटीज और साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। अगर आप 2016 की बात करिए तो 2,01,000 फॉरेनर्स इंडिया में आए थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और ऐसा बोला जा रहा है कि हर साल 15% ज्यादा फॉरेनर्स आएंगे इंडिया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। 2020 तक इंडिया 500 बिलियन रुपीज अ ईयर अर्न कर सकता है। पुराना डाटा है ये। अब 2021 में हम लोग 2020 के
एस्टिमेटेड डाटा देख रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, अब देखना थोड़ा सा पुराना डाटा है। फिर आगे बात करते हैं कम्युनिटी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इन हेल्थ केयर। एक गुड हेल्थ केयर सिस्टम का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ट्रेनिंग दो और उनको इन्वॉल्व करो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में। ये सिस्टम हमारे देश में बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि अब बात करो आप सेवा इन अहमदाबाद, अकॉर्ड इन द नीलगिरीज, ये कुछ एनजीओ है जो इंडिया में काम कर रहे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप ट्रेड यूनियंस की बात करो तो ट्रेड यूनियंस ने भी अल्टरनेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज बना रखी है अपने मेंबर्स के लिए। ये आसपास के गाँव के लोगों को भी लो कॉस्ट हेल्थ केयर देते हैं। अगर आप ट्रेड यूनियंस की बात करो तो मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल है इसका शहीद हॉस्पिटल, बिल्ट इन 1983। किसने बनाया था? वर्कर्स ऑफ सीएमएसएस ने बनाया था। छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ के वर्कर्स ने इसको बनवाया था दुर्ग मध्य प्रदेश में। फिर बहुत सारे रूरल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अल्टरनेटिव हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश की हैं। जैसे कि थाने महाराष्ट्र में एक ट्राइबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन काश्तकारी संगठन ये ट्रेन करता है वुमेन हेल्थ केयर वर्कर्स को विलेज लेवल पे, ताकि छोटी मोटी बीमारियों को बहुत कम कॉस्ट पे क्योर किया जा सके। अब यहाँ पे बात करें इंडिया के हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में, तो इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइफ बर्थ 2018 में कितना था? 30। चाइना में 7.4, यूएसए में 5.6, श्रीलंका में 6.4। इंडिया के हालात बहुत खराब है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब वो बच्चे जो भाई 1 साल के अंदर मर जाते हैं। अंडर 5 जो 5 साल के अंदर मर जाते हैं, ये इंडिया में 37, चाइना में 8.6, बाकियों में भी आप फिगर देख सकते हो काफी कम है। ये अलग बात है कि स्किल्ड अटेंडेंट्स के मामले में इंडिया चाइना के बराबर है, बट यूएसए श्रीलंका से बहुत पीछे। कुछ और ऐसे बाकी आपको यहाँ पे फैक्टर्स दिख जाएंगे। एक फैक्टर इसके बारे में बहुत बात होती है, गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इंडिया में हेल्थ में कितना खत्म किया गया? 3.7%। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों का मिला का है, अकेले के सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। चाइना में कितना खत्म किया था? 5.7%। यूएसए में 17%। ठीक है भाई। हालांकि यूएसए का हेल्थ केयर सिस्टम कोई बहुत अच्छा नहीं है। यूएसए के हेल्थ केयर सिस्टम में भी बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन है। उसके रिस्पेक्ट में अगर आप यूके और यूरोप का हेल्थ केयर सिस्टम देखोगे तो ज्यादा एफिशिएंट है। अब हेल्थ केयर की बात हो रही है तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को कैसे छोड़ दिया जाए? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 6 सिस्टम है। आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इसको आप आयुष भी बोलते हो। देश में 4095 आयुष हॉस्पिटल है और 27,951 डिस्पेंसरीज हैं आयुष की, और 8 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं। ओके, लेकिन आयुष में पढ़ाई का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेटअप नहीं किया गया है। रिसर्च को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं की गई, क्योंकि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से पोटेंशियल बहुत है, बट उस पोटेंशियल को मीट करने के लिए प्रॉपर इंतजाम अभी नहीं किए गए। प्लस ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन काफी इफेक्टिव भी है, सेफ भी है, इनएक्सपेंसिव भी है। आगे बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिटिकल अप्रेजल। भाई हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री को कैसे एसेस किया जाता है? तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशनल लेवल्स, कितनी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रही हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स इस टेबल में यहाँ पे दिए हुए हैं, जो टेबल मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी। आगे चलते हैं। अगर बात की जाए, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये बोलना है कि भाई गवर्नमेंट का रोल जो है अभी भी हेल्थ सेक्टर में बहुत लिमिटेड है और हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर आप देखो तो हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है 3.7%, जो कि कहीं ना कहीं कम है। इसको थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। दिस इज एबिसमली लो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, चाहे आप डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करो चाहे डेवलपिंग से करो। अब अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, 20% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। लेकिन अगर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज देखो, आप जीबीडी देखो, तो वो इंडिया का 20% है। यानी हम दुनिया भर की 20% बीमारियां अपने यहाँ लेके बैठे हैं। ओके, इस जीबीडी से हमें एक इंडिकेटर और मिलता है कि भाई इंडिया में कितने लोग प्री मैच्योरली बढ़ रहे हैं, यानी कि जितनी जिंदगी उनको जीनी चाहिए थी उतनी वो ना जी के अपने समय से पहले चले जा रहे हैं एक डिजीज की वजह से, और कितना समय वो एक डिजीज के चलते परेशान होकर डिसेबिलिटी में काट रहे हैं। कैंसर हो गया तो दर्द में पीड़ित हैं, कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो भाई लड़ रहे हैं, एचआईवी हो गया तो और परेशानी है। तो बीमारी से लड़ते हुए भी एक इंसान का समय बीतता है, वो समय भी बहुत दर्दनाक होता है, उसको भी इस जीबीडी से थोड़ा बहुत एस्टिमेट किया जाता है। फिर अगर आप बात करो 2017 की स्टडी बोलती है कि नियरली 2/3 ऑफ जीबीडी, ठीक है ना, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, दुनिया भर में
2/3 जीबीडी हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हार्ट की डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, मोटापे की वजह से प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम, इसकी वजह से 2/3 टोटल बर्डन ऑफ डिजीज है। डायरिया भी इसमें है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम ले लीजिए, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज ले लीजिए। ओके, दे अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ द टोटल डेथ। यहां देखिए, जीबीडी नॉन कम्युनिकेबल है हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, किडनी, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल, यहां पे इसको रोक दिया। ठीक है, डायरिया की अगर बात करो, डायरिया को अलग लिया गया है। डायरिया, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स और जो दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज है उसकी वजह से 1/6 यानी लगभग 16% मौतें हो रही हैं इंडिया में। आगे बात की जाए तो भाई, आउट ऑफ 4.1 मिलियन अर्ली डेथ्स अकरिंग ग्लोबली ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, साल भर में एयर पॉल्यूशन की वजह से लगभग 41 लाख डेथ हुई, जिसमें से लगभग 11 लाख इंडिया में हुई। कैंसर की वजह से दुनिया भर की डेथ का 8% इंडिया में हो रही, इंजरीज की वजह से दुनिया भर का 11% इंडिया में हो रही है। और ये जो परसेंटेज है इंडिया का, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ओके, एट प्रेजेंट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज यानी सरकारी फैसिलिटीज का प्रयोग हमारी पॉपुलेशन का 20% से भी कम करती है। हमारे 38% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं और 30% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन हैं। मतलब 62% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में प्रॉपर डॉक्टर नहीं है और 70% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में प्रॉपर दवाइयाँ नहीं है। फिर अर्बन, रूरल और पुअर रिच डिवाइड की बात कर लेते हैं। 70% इंडिया की आबादी रहती है रूरल इलाकों में, ठीक है भाई, लेकिन रूरल इलाकों में केवल 20% हॉस्पिटल है, 1/5 ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, और इन 1/5 ऑफ हॉस्पिटल्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंक्लूडेड हैं। तो हमारे रूरल इलाकों में 70% आबादी रहती है, लेकिन हमारे देश के टोटल हॉस्पिटल के केवल 20% हॉस्पिटल रूरल इलाकों में है। रूरल इलाकों में केवल आधी डिस्पेंसरीज हैं। ओके, जो 7.13 लाख बेड है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसके केवल 30% रूरल इलाके में अवेलेबल है। जो लोग रूरल इलाकों में रह रहे हैं उनके पास सफिशिएंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके चलते हेल्थ स्टेटस में काफी डिफरेंसेस आ गए। रूरल इलाके के लोगों का हेल्थ स्टेटस, खासकर जब वो बीमार पड़ जाते हैं, अर्बन इलाके के लोगों से कंपैरिजन में बहुत खराब हो जाता है। हॉस्पिटल्स की अगर आप बात करो तो रूरल इलाकों में हर 1 लाख लोगों के लिए 0.36 हॉस्पिटल्स हैं और अर्बन इलाकों में हर 1 लाख लोगों के लिए 3.6 हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है भाई, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं रूरल इलाकों में, वहां पे तो भाई एक्सरे और ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटीज भी नहीं है, लेकिन एक सिटी डेलर के लिए ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटीज, एक्सरे फैसिलिटीज, ये बेसिक फैसिलिटीज में आते हैं। तो सिटी में भाई आपके होम पे आ जाएगा वो आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए, लेकिन गांव के इलाके में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में भी आपको ब्लड कलेक्शन के फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स, ये भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में काफी पीछे चल रहे हैं। रूरल इलाकों में द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव नो एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैज इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में वो लोग जो कि रूरल इलाकों में रहते हैं और उनके पास कोई भी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, ये भी बढ़ गया है भाई। फिर जो विलेजर्स हैं उनके पास कोई भी एक्सेस नहीं है किसी भी प्रकार की स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर को, लाइक पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स। तो भाई शहर में एक लेडी प्रेग्नेंट हुई तो समय समय पर जाके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेगी। गांव के इलाके में लेडीज कभी सोच सकती हैं कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट से जाके स्क्रीनिंग करा के अपने बच्चे को देख सके, जैसा कि पिक्चरों में दिखाया जाता है, स्क्रीनिंग करके सोनोग्राफी से। फिर अगर देखा जाए तो हमारे देश में 530 रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं जो 50,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स को निकालते हैं हर साल। तो डॉक्टर्स तो हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर कभी हमारे रूरल इलाकों में नहीं पहुंचते, क्योंकि सरकार तो देखी ज्यादा तनख्वाह देता नहीं है। ज्यादातर डॉक्टर्स, लगभग 20% डॉक्टर देश के बाहर चले जाते हैं। अभी डॉक्टर की पढ़ाई में पैसा ही बहुत खत्म होता है और हर इंसान से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद गांव में जाके लोगों की सेवा करे, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई में भाई लाखों चले जाते हैं, 7 साल का समय चला जाता है। तो उसके बाद बंदा सोचता है कि अपने पैसे वसूल करो, कुछ अच्छी जिंदगी जियो, उसके बाद अगर वो गांव में जाके काम करे तो यहाँ पे सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि उस पर्सन को कुछ मिले, बट हमारी सरकार ऐसा कुछ इंश्योरेंस देती नहीं है, तो लोग बाहर निकल लेते हैं। समझ के? इनफैक्ट आप मानोगे नहीं,
एक सरकारी डॉक्टर की सैलरी केवल लाख रुपए होती है। सोचिए एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी केवल लाख रुपए, आपको लगेगा लाख रुपए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर की अगर आप क्वालिफिकेशन देखोगे, लाख रुपए कुछ भी नहीं है। एक एक दिन में एक अच्छा डॉक्टर 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपए कमाता है। ये पोटेंशियल है डॉक्टर्स का। और उनको अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में अपॉइंट कर दो तो लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी महीने की, तो कौन काम करेगा? ठीक है भाई, तो ये प्रॉब्लम्स है। उसके अगर आप बात करो, एक स्टडी पॉइंट आउट करती है that out of the poorest 20% of Indians living in both urban and rural areas spend 12% of their income on healthcare। जो सबसे 20% गरीब लोग हैं अर्बन और रूरल इंडिया के, वो अपनी इनकम का 12% हेल्थ केयर पे खत्म करते हैं, लेकिन रिच अपनी इनकम का केवल 2% हेल्थ केयर पे खत्म करते हैं। तो अगर एक गरीब बीमार पड़ गया तो अगर उसके पास कोई जमीन है तो जमीन बेचनी पड़ जाएगी, अपने बच्चों को गिरवी रखना पड़ जाएगा अपना इलाज कराने के लिए। गवर्नमेंट एंड हॉस्पिटल्स में ठीक ठाक कंडीशंस है नहीं, बेड मिलते मिलते आदमी की इमरजेंसी वार्ड में मृत्यु हो जाती है। ये तो इंडिया के हालात हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल ये गरीब जा नहीं सकते, कहीं गलती से उधार लेके चले गए तो जिंदगी भर डेप्ट में फंस जाएंगे। आदमी बच गया तो ठीक, और अगर उसने इलाज नहीं करवाया तो उसको सिर्फ मौत ही नजर आती है। तो हालात इतने गंदे हैं, सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है बट आबादी बहुत ज्यादा है, डिजीज का बर्डन बहुत ज्यादा है। सरकार के इनिशिएटिव्स पहली बात तो इनएडिक्वेट है, दूसरी बात एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो प्रॉब्लम्स काफी सारी हैं। अब वुमेन की हेल्थ की बात कर लेते हैं। वुमेन है लगभग आधी हमारी पॉपुलेशन की, बहुत डिसएडवांटेजेस है। मेन के रिस्पेक्ट में वुमेन ज्यादा डिसएडवांटेज में, ये बात हम सबको पता है। चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्टिसिपेशन हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ केयर की बात हो। चाइल्ड सेक्स रेशियो के हालात बुरे हैं। 927 चाइल्ड सेक्स रेशियो था 2001 में, 2011 में 919 पहुंच चुका है। फीमेल फेटिसाइड के इंसिडेंसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। 5% गर्ल्स जो कि 15 से 19 साल की उम्र में है, उनकी न केवल शादी हुई, इनका एक बच्चा भी हो चुका है। 50% ऑफ द मैरिड वुमेन जो कि 15 से 49 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं, वो एनीमिया की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। न्यूट्रिशन एनीमिया मतलब खाने में कमी की वजह से उनके खून में आयरन की कमी है, और आयरन की कमी है तो ऑक्सीजन फ्लो बॉडी में प्रॉपर नहीं रहेगा। हालांकि आप देखो कि रिसेंटली जो हेल्थ सर्विस निकल के आ रहे हैं वो भी अच्छा नहीं बता रहे हैं। 2005 से लेकर अब तक जितने भी हेल्थ सर्विस निकल के आए हैं, हेल्थ इंडिकेटर एक है, हर चीज के इंडिकेटर अच्छे हो रहे हैं, इवन एजुकेशनल इंडिकेटर्स भी अच्छे हो रहे हैं, बट हेल्थ इंडिकेटर एक ऐसी चीज है जो खराब पे खराब हुई जा रही है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की जो स्टडी हुई 2017 की, तो उसने बोला कि जो प्री मैच्योर डेथ्स हो रही है नियोनेटल डिसऑर्डर्स की वजह से 2007 में और 2017 में इंडिया सबसे आगे है। ठीक है भाई, फिर आगे बात की जाए, हेल्थ बेसिक ह्यूमन राइट्स है। हर सिटीजन को अधिकार है कि वो हेल्थ फैसिलिटी ले सके पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से। फिर तो ये क्या मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। अगर हमको हेल्थ के अगेंस्ट हेल्थ इंश्योर करनी है, डिजीजेस के अगेंस्ट जीतना है, तो लॉन्ग टर्म बैटल है, अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये सब बातें तो 1950 से चल रही हैं, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो क्रिटिकल अवेयरनेस चाहिए हेल्थ के ऊपर। बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, ठीक है, भगवान करे इस प्रकार के इंश्योरेंस की जरूरत किसी को भी ना पड़े। ओके, हाइजीन की जरूरत है, एफिशिएंट सिस्टम की जरूरत है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। आईटी सिस्टम्स, टेलीकॉम सेक्टर भी इफेक्टिव हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल हर फील्ड में इन्वॉल्व है। ठीक है भाई, फिर प्राइमरी हेल्थ केयर पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एक पर्सन सेकेंडरी और टर्शरी पे ना पहुंचे, उसको प्राइमरी हेल्थ केयर पे सॉल्व कर दिया जाए, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दिया जाए लोगों को, ये अच्छी बात है। रूरल और अर्बन इंडिया के बीच में जो शार्प डिवाइड है उसको कम करने की जरूरत है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी, ये करने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है, चीजें कब होंगी ये भगवान ही जानता। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, देश के डेवलपमेंट के लिए दोनों जरूरी है। एज अ सपोर्ट सिस्टम ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है भाई, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, इन सब में ये इंफ्रास्ट्रक्चर मदद करता है। ये डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी। 70 साल हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में हमको प्रोग्रेस मिली है, बट कहीं पे भी हम चाइना यूएसए के आसपास भी नहीं है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। अमीर लोगों को फायदा मिल रहे हैं, गरीब लोग कहीं कैलकुलेशन में भी नहीं आने हैं। मेजर पार्ट ऑफ रूरल इंडिया में भी रोड्स आनी बाकी हैं, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स आने बाकी हैं। इंडिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है।
लेकिन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी देखना जरूरी है कि एक लिमिट से ज़्यादा इन्वायरमेंट खराब ना हो जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार को प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना होगा और सरकार को प्राइवेट सेक्टर को भी पिच इन कराना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बुलाना पड़ेगा। एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी और उस होलिस्टिक अप्रोच में ये भी याद रखना पड़ेगा कि इक्वल एक्सेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इक्विटेबल डेवलपमेंट हो। दो चीजें, एक तो इक्विटेबल डेवलपमेंट वो नहीं हो रहा है, दूसरा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं हो रहा है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है ताकि हेल्थ, एनर्जी, एजुकेशन, टोटल आपका इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टमेंट मेंटेन हो। इस बात को हमको इंश्योर करना है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हूँ। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 को। जल्दी चैप्टर नंबर 9 के साथ आपके सामने हाजिर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।